New pressure on free speech coming from the left and young people. Salman Rushdie. In August 2022, 74 years after one of South Asia's most beloved writers and Midnight's Child was born, he almost died. या अगस्त 2022 में 74 साल के साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया के सबसे पसंद किए जाने वाले लेखकों में से एक, जिनकी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इसलिए इस रेफरेंस में लिखा है कि मिडनाइट्स चाइल्ड वाज बॉर्न, वो पैदा हुए थे। उस दिन वो ऑलमोस्ट नहीं रहे, लगभग उनकी मृत्यु हो ही गई थी। आगे समझाया गया है, आफ्टर बीइंग स्टैब्ड 15 टाइम्स बाय अ मैन हु लंच्ड एट हिम व्हाइल ही वाज गिविंग अ टॉक अबाउट सेफ स्पेसेस फॉर राइटर्स। उस दिन एक आदमी ने 15 बार उनके ऊपर चाकू से हमला किया जब वो एक टॉक दे रहे थे जिसमें वो बात कर रहे थे कि कैसे राइटर्स जो लेखक हैं उनके लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए, एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए। विनर ऑफ द बुकर ऑफ बुकर्स फॉर हिज मास्टरपीस मिडनाइट्स चिल्ड्रन, तो वो ये उनके बारे में लिखा गया है, जिनकी भी बात होगी आगे, कि उन्होंने बुकर ऑफ द बुकर्स प्राइज़ जीता था अपने मास्टरपीस, उनके काम जो कि जिसका नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। उनका नाम क्या है? सलमान रश्दी, हु रिसेंटली पब्लिश्ड हिज 27th बुक। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी 27वीं बुक रिलीज़ करी है, किताब रिलीज़ करी है, जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। नाइफ मतलब चाकू, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर मतलब जो उनके ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट किया गया, उनकी हत्या करने के लिए जो कोशिश की गई थी उस आदमी द्वारा, उसके बाद उन्होंने क्या क्या सोचा है, उसके ऊपर है ये किताब। स्पोक टू नमिता देवी दयाल फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। इन्होंने इंटरव्यूअर, इनका कौन है? इनकी इंटरव्यूअर है नमिता देवी दयाल, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं। वेयर ही लिव्स विद हिज वाइफ रेचल एलिज़ा ग्रिफिथ्स, जहाँ पे सलमान रश्दी साहब भी अपनी धर्मपत्नी रेचल एलिज़ा ग्रिफिथ्स के साथ रहते हैं। ऑल्दो ब्लाइंडेड इन वन आई हिज विजन रिमेन्स क्लियर एंड अनफेटर्ड। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि भले ही उनको एक आँख से अब दिखाई ना देता हो, बट उनका जो विज़न है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो बहुत साफ है और वो डटे हुए हैं, वो जैसे थे वो वैसे ही हैं। The title Knife is stark, and you have talked about using words as a knife. तो इंटरव्यूअर जो कि नमिता देवी दयाल है, उन्होंने पूछा सलमान रश्दी जी से कि जो टाइटल है नाइफ, ये बहुत तीखा है, बहुत स्टार्क है, बहुत सीधा, एकदम साफ और सीधा लिखा हुआ है, स्टार्क है, बहुत तीखा है। एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट यूजिंग वर्ड्स एज अ नाइफ, और आपने पहले भी बात करी है कि कैसे जो आपके शब्द हैं वो उनको आप एक चाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने आगे बोला, व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वाज गोइंग टू राइट द बुक द वेरी फर्स्ट थिंग आई रोट डाउन वाज नाइफ। जब मैंने ये बुक लिखना शुरू किया तो सबसे पहले जो शब्द था, जो हमने सबसे पहला शब्द जो मैंने लिखा वो था नाइफ, चाकू। I thought it was a good title for the obvious reason that it deals with a knife attack. तो मुझे लगा कि एक अच्छा टाइटल है। क्यों एक अच्छा टाइटल है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक नाइफ अटैक के साथ डील करता है, एक चाकू से जो मेरे ऊपर हमला हुआ उसको डील करता है, उसके बारे में बात करता है, तो नाइफ अच्छा टाइटल है। देन द मोर आई थॉट अबाउट इट आई रियलाइज्ड दैट द बुक इज़ माई नाइफ, माई वे ऑफ फाइटिंग बैक एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव। तो शुरुआत में तो मैंने उसको एक सीधे सिंपल वजह से जो अभी मैंने बताई उसकी वजह से मैंने उसका टाइटल नाइफ रखा, पर जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में विचारता गया मुझे ये पता चला, मुझे ये आभास हुआ कि ये जो बुक है ये मेरे लिए भी एक चाकू का एक ही काम कर रहा है, क्योंकि मैं इससे दिखा सकता हूँ दुनिया को कि कैसे मैंने वापस लड़ा, कैसे मैंने मौत को धोखा दे के मैं वापस खड़ा हुआ और आज भी मैं जीवित हूँ। माई वे ऑफ फाइटिंग बैक एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, कि कहानी को अपने ढंग से मैं कैसे सुना सकता हूँ, मैं एक विक्टिम नहीं बनूँगा, मैं अपने ढंग से कहानी सुनाऊँगा, ये उन्होंने कहा।
इट्स माई टूल, ये मेरा हथियार है। आई डोंट हैव नाइफ्स और गन्स और वेपन्स, मेरे पास असल में चाकू या बंदूक या हथियार नहीं है, बट मेरा हथियार क्या है जिससे मैं वापस लड़ सकता हूँ, मैं वापस खड़ा हो सकता हूँ, वो है मेरी लैंग्वेज। वट आई हैव लैंग्वेज, मेरे पास मेरा जो शब्द है, मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे बयां करता हूँ, वही मेरी ताकत है। एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट टूल फॉर हाफ अ सेंचुरी। और ये जो टूल है मेरे पास, ये जो मेरे पास हथियार है लैंग्वेज का, इसको मैं इस्तेमाल करता आया हूँ लगभग आधी सेंचुरी, आधे शतक से, मतलब 50 साल से। You dedicated the book to the men and women who helped you after the attack. Tell us about them. तो इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आपने ये जो बुक है ये उन पुरुष और उन महिलाओं को समर्पित करी है जिन्होंने आपको उस अटैक के बाद वापस जीवित होने में और वापस खड़े होने में मदद करी है, उनको आपने ये बुक डेडिकेट करी है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो इन्होंने कहा, द फर्स्ट पर्सन टू कम टू माई असिस्टेंस वॉज हेनरी रीस, इवेंट मॉडरेटर हु वॉज ऑन स्टेज विद मी। तो सबसे पहला इंसान जिसने मेरी उस समय हेल्प करी, जो मदद करी, वो था हेनरी रीस, जो उस इवेंट का जो उस इवेंट का मॉडरेटर था, उस इवेंट का को देख रहा था कि वो सब सही से चल रहा है कि नहीं। वो था हेनरी रीस, और सबसे पहले वो आया मेरे पास मेरी मदद पे, जब क्योंकि वो मेरे पास स्टेज पे था जब मेरे ऊपर ये हमला हुआ, तो वो स्टेज पे मेरे साथ ही था, तो सबसे पहले मेरी मदद करने आया। ही इज़ नॉट यंग एंड नीदर इज़ ही अ बिग गाय, येट ही वॉज विलिंग टू रश अक्रॉस द स्टेज एंड टैकल अ 25-year-old मैन विद अ नाइफ। वो अभी ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत जवान है, और ना ही वो बहुत बिग है, बिग इन द सेंस कि साइज़ में, आकार में वो बहुत बड़ा भी नहीं, बट उसके अंदर वो हिम्मत थी, और वो उसके अंदर मुझे बचाने की ये इच्छा थी कि वो आया और उसने उस इंसान से लड़ने की कोशिश करी जिसके पास एक चाकू था, जो हमलावर था 24 साल का, जिसके पास चाकू था, उससे भी उसने लड़ने की कोशिश करी मुझे बचाने के लिए। एंड देन अमेजिंगली मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस केम रशिंग अप टू हेल्प। हेनरी जम्प्ड ऑन दिस गाय एंड रिस्ट्रेन्ड हिम। और उसके बाद इतनी आश्चर्य की और खुश करने वाली बात है कि जो ऑडियंस में बैठे लोग थे वो भी आए स्टेज पे हेनरी की मदद करने, और जो ये इंसान था जिसने चाकू पकड़ा हुआ था, 24 साल का ये जो हमलावर था, उसको रिस्ट्रेन कर लिया, उसको पकड़ लिया। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर दैट आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं शायद ना बचता। I know that there were 2 doctors in the audience who did all kinds of emergency things to keep me alive while waiting for the helicopter. मुझे पता है कि 2 डॉक्टर्स थे उस ऑडियंस के, जो भीड़ थी उसमें 2 डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने हर तरीके के संभव प्रयास किए कि जो भी आपातकालीन स्थितियों में किए जाते हैं ताकि मुझे ज़िंदा रखा जा सके जब तक हेलीकॉप्टर आ रहा था। एंड आई डोंट इवन नो देयर नेम्स, और मुझे उनके नाम भी नहीं पता। देन ऑफ कोर्स द हॉस्पिटल, उसके बाद जिसने मेरी मदद करी वो थे हॉस्पिटल। एक ट्रॉमा वार्ड, अ ट्रॉमा वार्ड इज़ नॉट अ वेरी नाइस प्लेस विद पीपल स्क्रीमिंग, वीपिंग, डाइंग। एक ट्रॉमा वार्ड बिल्कुल भी एक अच्छी जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ लोग चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स द नर्सेज सेड टू अस व्हेन वी वर फाइनली डिस्चार्ज्ड इज़ हाउ नाइस इट वाज टू सी समबडी लिविंग अलाइव बिकॉज मोस्ट लिव इन बॉडी बैग्स। और यहाँ एक बहुत इमोशनल कर देने वाली बात लिखी है कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे अफेक्ट करी, जो वहाँ की नर्सेज ने हमसे कही जब हम लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा था, जब मैं और मेरे साथ जो लोग थे हम सब वापस घर जा रहे थे, तो सबसे पहले जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो नर्स ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है किसी को हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड से ज़िंदा वापस जाते हुए, क्योंकि मोस्टली जो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं वो बॉडी बैग्स में होते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऑल दीज पीपल आर एनोनिमस टू मी, इन लोगों को मैं नहीं जानता। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू थैंक पीपल प्रॉपरली बाय नेम, तो इसलिए मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं उनको नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकूँ उनका, उनको धन्यवाद कर सकूँ, उनको धन्यवाद दे सकूँ। सो आई जस्ट हैड दिस ब्लैंकेट थैंक यू, इसलिए मैंने इस बुक के थ्रू एक ब्लैंकेट थैंक यू, मतलब जिसमें सबको थैंक यू बोलने का मैंने प्रयास किया है। आफ्टर दिस मिरेकल आर यू नाउ अ रिलक्टेंट बिलीवर। तो ये इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि इस चमत्कार के बाद कि आप ज़िंदा लौट आए, अब क्या आप एक
रिलक्टेंट बिलीवर हैं, क्या अब आप बिलीव करते हैं चीज़ों में कि कोई फोर्स होती है? तो इन्होंने कहा नो, आई हैव नो सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिवाइन बींग्स कमिंग टू माई असिस्टेंस। मैं ये नहीं मानता कि किसी तरीके की दैवीय शक्तियों ने मुझे आके बचाया, बट टू बिलीव इन द मिरेकल ऑफ साइंस एंड ह्यूमन मिरेकल्स। पर मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ, विज्ञान के चमत्कार और जो इंसानियत में जो चमत्कार होते हैं उसमें। द रीज़न आई वॉज सेव्ड वॉज पार्टली गुड फॉर्चून एंड पार्टली दिस गाय मिस सम वाइटल ऑर्गन्स एंड द एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल ऑफ सर्जन्स। तो मेरे बचने की वजह ये थी कि ये कह सकते हैं कि मेरी कुछ किस्मत अच्छी थी, और कुछ ये भी था कि जिसने मुझे अटैक किया, ये 24 साल का लड़का, इसने मेरे कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो अटैक नहीं कर पाया, वो मिस हो गए उससे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो स्किल थी सर्जन्स की, जिन्होंने इनके ऊपर सर्जरी करी, जिन्होंने मेरे ऊपर सर्जरी करी ये कहते हैं, उनकी वजह से मैं बच पाया। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक, मेडिसिन एंड अ लिटिल विल पावर। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है किस चीज़ का? मेरा बचना। किस चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है? लक का, किस्मत का, मेडिसिन, दवाइयाँ एंड अ लिटिल विल पावर। और जो अंदर जीने की शक्ति होती है इंसान की, उस सब का एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। मी नॉट वांटिंग टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता था। आई डोंट थिंक वन नीड्स टू इंट्रोड्यूस द डिवाइन इनटू दिस। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दैवी शक्ति का कोई रोल है। यू रोट दैट द फिक्शनल कैरेक्टर विद whom you most identify now is Wolverine, the Marvel comic सुपर हीरो विद हीलिंग पावर। तो इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आपने लिखा था कहीं कि आप सबसे ज़्यादा एक फ़िक्शनल कैरेक्टर जो कि मार्वल का, जो मार्वल फ्रेंचाइज है उसमें जो वुल्वरीन है, कैरेक्टर का नाम है ये, उसके साथ आप सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, उससे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर थी। तो ये कहते हैं इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी एंड ऑल्सो टू द डॉक्टर्स हु वर टेंडिंग टू मी। मेरे लिए भी ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, और उन डॉक्टर्स के लिए भी जो मेरा ख्याल रख रहे थे, दैट आई रिकवर्ड द वे आई डिड, कि मैं ठीक हो गया जैसे मैं ठीक हुआ। सेवरल ऑफ द स्पेशलिस्ट हु आई हैव हैड टू सी, द हैंड स्पेशलिस्ट, द टॉर्सो स्पेशलिस्ट एट्सेट्रा, all said that given how serious the injuries were, the recovery is way ahead of what they expected. So I have been lucky. तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट को जिनको मुझे दिखाना पड़ा, जैसे कि हाथ के स्पेशलिस्ट, टॉर्सो के स्पेशलिस्ट, और भी जितने लोग थे जिनको मैंने कंसल्ट किया, उन सब ने कहा कि जितनी सीरियस आपकी इंजरीज थी, रिकवर करना, वापस ठीक होना, जैसे आप ठीक हो रहे हैं वो बहुत आगे है जितना उनको उम्मीद थी कि, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिकवर करे हैं जितना उनको उम्मीद थी कि करेंगे, जिस हिसाब से उनकी चोट थी। सो आई हैव बीन लकी। तो इस वजह से मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। वेयर डू यू गेट योर करेज, नॉट जस्ट दिस टाइम बट ओवर द ईयर्स, बुक आफ्टर अमेजिंग बुक। कि आपको ये करेज, ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? सिर्फ इस बार ही नहीं, बट इतने सालों से, एक बुक के बाद दूसरी बढ़िया बुक। वेल, दिस इज़ वॉट आई डू। खैर, ये वही है जो मैं करता हूँ, यही मेरा काम है। आई एम अ राइटर, आई एम गोइंग टू राइट। मैं एक लेखक हूँ और मैं लिखूँगा। एंड आई डोंट इंटेंड टू लेट अदर पीपल्स मैस अराउंड विद मी। और मैं किसी और को, जो और लोग क्या सोचेंगे, इससे मैं अपने दिमाग में परेशानी लेके नहीं बैठूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक मैनी राइटर्स आर ब्लडी माइंडेड इन दैट वे। और मुझे लगता है कि कई राइटर्स जो हैं वो ऐसे ही ब्लडी माइंडेड होते हैं, वो ऐसे ही स्ट्रेट प्रैक्टिकली सोचते हैं। डोंट गेट इन माई वे, कि मेरे रास्ते में मत आओ। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स व्हेन यू हैव गॉट दिस फार डाउन द रोड एज अ राइटर इज़ दैट यू नो द पाथ यू आर ऑन। एक चीज़ जो होती है, जब आप इतना लंबा आ चुके होते हैं, इतना लंबा रास्ता चल चुके होते हैं एज अ राइटर, एक राइटर की तरह, इज़ दैट यू नो द पाथ यू आर ऑन। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आपको, एंड यू हैव टू स्टे ऑन इट, आपको उस पर चलते रहना पड़ेगा। यू राइट एट द एंड ऑफ एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन विद द असैसिन, आर्ट इज़ नॉट अ लग्जरी, it stands at the essence of our humanity and it asks for no special protection except the right to exist. Please elaborate. तो इंटरव्यू ने इनसे कहा कि आपने इस किताब के अंत में जब आपका एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन हुआ असैसिन के साथ, जिसका जो आपका हमलावर था, उससे आपने कहा कि आर्ट जो है वो लग्जरी नहीं है, इट स्टैंड्स एट द एसेंस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। हमारी जो इंसानियत है उसके एसेंस में, मतलब उसका निचोड़ है आर्ट, कला।
एंड इट आस्क्स फॉर नो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्सेप्ट द राइट टू एग्जिस्ट, और उसको और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको एक उसका राइट है कि वो एग्जिस्ट करे, ये उसका अधिकार है कि जो कला है वो जीवित रहे। तो वो पूछती है कि इसके ऊपर प्रकाश डालिए, प्लीज़ एलैबोरेट, इससे आपका क्या मतलब था। तो सलमान रज़ी जी कहते हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट आर्ट। एक बार आप खुद सोच के देखिए कोई ऐसी दुनिया जिसमें कला ना हो। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, जहाँ पे बुक्स ना हो, किताबें ना हो, म्यूज़िक संगीत ना हो, पेंटिंग एंड फिल्म चित्रकारी ना हो, और ना ही फिल्में हों। वॉट अ बैरन वर्ल्ड दैट वुड बी। बैरन मतलब कैसा सूखा हुआ बेजान सी दुनिया होगी ऐसी, जहाँ पे बुक्स ना हो, म्यूज़िक ना हो, पेंटिंग ना हो, फिल्म ना हो, आर्ट ना हो। यू सी हाउ मच ऑफ एवरी डे लाइफ इज़ एनरिच्ड बाय आर्ट। आप देखो कितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कला है वो कितना उसको सुंदर बनाती है, रोज़ की ज़िंदगी को। इट डजेंट हैव टू बी हाई आर्ट। इसका मतलब आर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई एक लेवल की आर्ट हो तभी उसको हम आर्ट कंसिडर करेंगे। मूवी पोस्टर्स विच ऑफ कोर्स इन इंडिया आर अ काइंड ऑफ आर्ट। मूवी पोस्टर्स को ले लीजिए, जैसे इंडिया में उसको भी एक आर्ट की तरह कंसिडर करते हैं। लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ ग्राफिक आर्ट ऑफ ऑल काइंड्स। जब आप सड़कों पे चल रहे होंगे तो आपको साइड में दीवारों पे ग्राफिक आर्ट बनी दिखेगी। वी आर नेवर रियली अवे फ्रॉम आर्ट। हम कभी एक्चुअली में आर्ट से दूर होते ही नहीं, कला से दूर होते ही नहीं, वो हर जगह हमारे साथ होती है। बैक इन द डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग, जब पहले मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम किया करता था, देयर वॉज दिस कैंपेन फॉर अ ग्लास मेकिंग कंपनी। तब एक कैंपेन था जो एक ग्लास मेकिंग कंपनी के लिए किया जा रहा था, एंड वॉट इट डिड वॉज टेक फोटोग्राफ्स एंड टेक द ग्लास आउट ऑफ इट। और उसमें क्या करना था कि फोटोग्राफ्स लेनी थी, फ़ोटोज़ लेनी थी, और उससे ग्लास को बाहर लेके आना था। इट सेड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ग्लास। उस एडवर्टीजमेंट में कहा गया कि एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करो जहाँ पे ग्लास नहीं है। तो देयर वर वॉल्स विद नो विंडोज़। तो क्या था, दीवारें तो थी पर खिड़कियाँ नहीं थी, टेबल तो थे पर कोई ग्लास नहीं थे जिससे उन टेबल पे रख के पिया जाए। ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया था, इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। जस्ट टेक अवे द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड शो इट्स इम्पॉर्टेंट बाई इट्स एब्सेंस। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन उन्होंने कही है कि जब भी हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी हो तो हम उसकी इम्पोर्टेंस उसकी एब्सेंस से समझ सकते हैं। उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। एंड आई थिंक दैट अबाउट आर्ट। और मेरा यही विचार है कला के बारे में। पीपल थिंक इट्स नॉट सीरियस। लोगों को लगता है कि इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, इसमें कोई संजीदा बात नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है। दे थिंक ऑफ आर्ट एज एंटरटेनमेंट। उनको लगता है कला सिर्फ एक मन लगाने का ज़रिया है, विच ऑफ कोर्स इट इज़, और जो कि है भी। बट इट्स नॉट ओनली दैट। बट वो सिर्फ वो नहीं है। मतलब कला से आप मन लगा सकते हैं खुद का, बट सिर्फ मन लगा सके ऐसा नहीं है, वो उससे बड़ा है। इट्स ऑल्सो एसेंशियल, वो ज़रूरत है। लिटरेचर इन पर्टिकुलर हैज़ द पावर टू टेल अस हु वी आर। और लिटरेचर जो चाहे साहित्य होता है उसको तो पर्टिकुलरली उसके पास ये पावर होती है, वो हमें ये बता सके कि हम कौन हैं, एंड वॉट वी आर लाइक, और हम किस तरीके के इंसान हैं, एंड वॉट वी वर लाइक, और हम किस तरीके के इंसान थे। हाउ डू यू फील अबाउट द वे इन विच फ्री एक्सप्रेशन इज़ अंडर अटैक इन अमेरिका टुडे। आपको कैसा लगता है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो फ्री एक्सप्रेशन है, जो लोग अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अमेरिका में आज अंडर अटैक है। When I was younger, the attacks on free speech tended to come from the right and from older people. जब मैं छोटा था, जो अटैक थे, जो फ्री स्पीच पे किए जाने वाले अटैक्स थे, वो राइट विंग से आते थे या ओल्डर पीपल से आते थे, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे। यंग पीपल टेंडेड टू बी आइकोनोक्लास्टिक एंड ओपन माइंडेड। तब जो यंग पीपल थे, जो यूथ था, जो जवान लोग थे, वो आइकोनोक्लास्टिक थे और ओपन माइंडेड थे। मतलब वो अपनी तरह से, अपने ढंग से चीज़ों को करते थे, कोई ऐसे सेट पैटर्न फॉलो नहीं करते थे, और वो खुले दिमाग के थे, मतलब खुली सोच वाले थे। अब जो अटैक है वो राइट से तो है, पर अब जो अटेम्प्ट है कि बुक्स को हटा दिया जाए लाइब्रेरी से, नाउ दैट अटैक फ्रॉम द राइट इज स्टिल गोइंग ऑन वेरी स्ट्रांगली। अभी भी जो अटैक है राइट की तरफ से, राइट विंग की तरफ से जो आ रहा है, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जो अटेम्प्ट है, जो कोशिश की जा रही है कि बुक्स को लाइब्रेरी से हटा दिया जाए,
टोनी मॉरिसन, विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन ऑल हैव इन कॉमन वन थिंग, इश्यूज़ ऑफ रेस। तो ये 4 जो ऑथर्स के उन्होंने नाम बताया, उन्होंने कहा कि इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, और वो क्या था कि रेस के इश्यूज़। सो इट्स एन अटेम्प्ट बाय वाइट अमेरिका टू प्रिवेंट द स्टोरी ऑफ ब्लैक अमेरिका फ्रॉम बीइंग टोल्ड। तो ये एक कोशिश की जा रही है वाइट अमेरिका, जो लोग रंग में, चमड़ी में गोरे हैं, उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो उनका रंग डार्क है, जिनका रंग काला है, जो वाइट से जो भी डार्क है, उन सब की स्टोरी को वो बांध के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो स्टोरी बाहर निकले, उनको मतलब उनकी बातें भी सुनी जाएं जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं। वी आर ट्राइंग टू रेजिस्ट दिस एंड वेरियस ग्रुप्स आर टेकिंग लीगल एक्शन। और हम यही चीज़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो लीगल एक्शन ले रहे हैं, जो लॉ का सहारा ले रहे हैं। बट वॉट इज़ ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ विच इज़ वरीइंग इज़ प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट। बट अब एक और चीज़ हो रही है जो परेशान करने वाली है कि अब लेफ़्ट से भी प्रेशर आ रहा है, लेफ़्ट विंग से भी। एंड फ्रैंकली इट्स वेरी हार्ड टू आर्ग्यू द केस अगेंस्ट बुक बैन्स इन फ्लोरिडा। और सच बताएं तो बहुत मुश्किल भी है कि जो बुक बैन्स हुए हैं फ्लोरिडा में, उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि लेफ़्ट विंग पीपल आर आस्किंग फॉर बैन्स ऑफ अदर काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। वो दूसरी तरीके के बैन्स की बात कर रहे हैं। इफ़ वन इज़ अलाउड टू बैन बुक्स दैट दे डोंट लाइक, देन वाई कांट द अदर साइड बैन बुक्स दैट दे डोंट लाइक। अगर एक साइड को अलाउड है कि जो बुक्स उनको अच्छी नहीं लग रही उनको बैन कर दिया जाए, तब दूसरी जो साइड होगी, जो उसकी दूसरी साइड होगी, वो भी तो बैन कर सकती हैं बुक्स जो उनको नहीं पसंद है। लेफ़्ट और राइट एक ही चीज़ कर रहे हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इन द एंड इज़ दैट देयर विल बी नो बुक्स अवेलेबल। तो असल में इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली कोई बुक्स ही नहीं बचेंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ लेफ़्ट ने बैन कर दी, कुछ राइट ने बैन कर दी। This new pressure is coming from young people of color who would describe themselves as progressive, not the old white conservative guys. और ये जो नया प्रेशर आ रहा है लेफ्ट विंग से, ये यंग पीपल ऑफ कलर, मतलब ऐसे लोग जो वाइट नहीं है, पीपल ऑफ कलर मतलब ऐसे लोग जो वाइट नहीं हैं, जिनके स्किन कलर अलग अलग हैं, डार्कर हैं, ये वही लोग खुद ही को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम बहुत आगे का सोचते हैं, ऊंची सोच रखने वाले हैं। ये वो नहीं कर रहे हैं जो ओल्ड वाइट कंजर्वेटिव गाइज हैं। ये वाइट पीपल नहीं कर रहे हैं, ये पीपल ऑफ कलर ही कर रहे हैं ये जो बैन करना है चीज़ों को। दे सीम ओके विद द आइडिया दैट दे कैन डिक्टेट पर्टिकुलर लैंग्वेज विच कांट बी यूज्ड एनी मोर। उनको ये सही लगता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, कौन सी नहीं। और द क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउंस फॉर गुडनेस से, और वो अपनी आइडेंटिटी में जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जैसे ही शी ना यूज़ करके दे यूज़ करते हैं। If you are trying to defend free expression, it's more difficult because the counter argument of censoring comes from both sides. तो अगर आप ट्राई कर भी रहे हैं कि फ्री एक्सप्रेशन को डिफेंड किया जाए, तो अब वो और डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो इसका तर्क है वो कि सेंसर करना है, चीज़ों को रोकना है, वो दोनों तरफ से आ रहा है। इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल बोथ साइड्स दैट दे आर रॉन्ग। किसी भी तरफ की साइड को, किसी भी तरफ को के लोगों को आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम गलत हो, पर वो गलत हैं, बट दे आर रॉन्ग। इट्स जनरेशनल ऑल्सो, और ये जनरेशन की भी प्रॉब्लम है। इट्स सैडली द यंग हु आर क्यूरियसली इन मैनी वेज अ वेरी कंजर्वेटिव जनरेशन। और ये भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि दुख की बात ये है कि जो यूथ है, जो युवा है, द यंग हु आर क्यूरियसली इन मैनी वेज, ये खुद ही एक कंजर्वेटिव जनरेशन बनते जा रहे हैं। एक रूढ़िवादी जनरेशन हमारा युवा बनता जा रहा है। Do you still feel love and longing for Mumbai, the childhood home of Salman and Salim Sinai? तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि क्या आज भी आपको मुंबई की याद आती है, उससे प्यार है आपको आज भी? तो कभी घर हुआ करता था सलमान और सलीम सिनाई का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हर समय, ऑल द टाइम। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज देयर। बहुत वक्त गुजर गया है कि जब मैं आखिरी बार वहाँ गया था, मुंबई। माई वाइफ एलिज़ा हैज़ नेवर बिन टू इंडिया। तो जो मेरी वाइफ हैं वो कभी आज तक इंडिया नहीं गई हैं, एंड शी वेरी मच वांट्स टू गो देयर, पर वो जाना चाहती हैं बहुत ज़्यादा। कैथीड्रल स्कूल माइट बी द सेकंड प्लेस आई विजिट। जो दूसरी जगह होगी मुंबई के अलावा, वो मैं जाना चाहूँगा कैथीड्रल स्कूल। द फर्स्ट वुड बी माई चाइल्डहुड होम। पहली जगह क्या होगी? हमारा बचपन का घर, जिसका नाम है विंडसर विला। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, so that I know that whether you actually like this content or not. Thanks for listening.